आज के मुख्य समाचार। सोलन में मौसम की बेरुखी से किसान बागवान बेहाल। नशा माफिया के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान। घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन बेहाल। बीपीएल सूची से नाम कटने पर लोगों का फूटा गुस्सा। 9 स्थानों पर रात का पारा माइनस। शिमला में राज्य और बिंदल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता। बढ़ते अपराधों पर सीनियर सिटीजन ने जताई चिंता। दृष्टिहीन संगठन ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। कुल्लू में लावारिस पशुओं का आतंक। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान नशा माफिया के खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर खासकर चिट्टा जैसे घातक नशे के जरिए हमारी युवा पीढ़ी को गलत राह पर धकेलने का कार्य कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी मदन लाल कौशल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और उन्हें नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। नशा माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिला पुलिस लगातार छापेमारी, नाकाबंदी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष कुल्लू पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 227 मामले दर्ज किए। इन मामलों में बड़ी मात्रा में चिट्टा, चरस, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। वहीं कई तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस केवल छोटे तस्करों तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्क और सरगनाओं तक पहुंचने के लिए ठोस रणनीति के तहत कार्य कर रही है। एसपी कौशल ने समाज और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई केवल पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी रहती है। आज मॉर्निंग में भूमपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक स्थानीय निवासी संजय सन ऑफ श्री अख्तर सिंह से 72 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू की है। ये पता लगाएगी पुलिस की इतनी बड़ी खेप जो थी वो कहाँ से लाया ये और इसने कहाँ इसकी जो है वो सप्लाई करनी थी। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी को चिट्टा मुक्त बनाने का, इसके लिए काफ़ी गंभीरता से जो है माननीय हमारे डीजीपी साहब जो रात दिन इस कार्य में लगे हैं। तो इसी कड़ी में हमारी जिला पुलिस भी इन जितने भी चिट्टा तस्कर हैं जो सप्लाई कर रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को जो है वो नशे की उसमें धकेल रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशा मुक्त रहे, इसके लिए हम भी दिन रात जो है माननीय मुख्यमंत्री व डीजीपी साहब के निर्देशों की पालना करते हुए इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में जो है हमने आज ये जो है इसको जो है अभियुक्त को पकड़ा है और हमारी जो है कार्रवाई जारी रहेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष जिला कुल्लू पुलिस ने 227 जो है वो मुकदमे एनडीपीएस के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें 241 लोग जो हैं वो एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें टोटल 53 किलो 652 ग्राम जो है हमने वो चरस रिकवर की है। 1 किलो 703 ग्राम जो हमने वो चिट्टा रिकवर किया है। इसके अतिरिक्त जो है जो हमने इसका जो है कॉपी कल्टीवेशन के अंतर्गत भी हमने मामले दर्ज किए हैं। तो ये अभियान जो है वो कुल्लू पुलिस ने लगातार जारी रखा है और भविष्य में भी इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा और इन चिट्टा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विभाग द्वारा जो है हमने अपने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है हमने अलग अलग जो है हमने टीमें जो गठित की हैं अलग अलग जगह। जो हमारा एक इंटरनल प्लान होता है जिसको हम उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी लीक होने से कई बार जो किसी को पता ना चले, हम इसको बिल्कुल गोपनीय तरीके से रखते हैं और ये अभियान जो है वो
मेरी कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। इसके लिए हमारे अफसर जो है वो जिला कुल्लू के अधिकारी भी इसमें प्रयासरत है, पुलिस अधिकारी। जिला सोलन में मौसम की बेरुखी ने किसान और बागबानों की चिंताएं लगातार बढ़ा दी है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण जहां एक और रबी फसलें सूखे की मार झेल रही है, वहीं दूसरी ओर बागवानी क्षेत्र को भी भारी नुकसान का खतरा सताने लगा है। हालात ऐसे है कि किसानों और बागबानों की रातों की नींद तक उड़ चुकी है। जिले में लगातार सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। खेतों और बगीचों में नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा असर नौनी विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र केवीके से खरीदे गए फलदार पौधों पर पड़ रहा है। बागवानों ने लाखों रुपए खर्च कर सेब, नाशपाती, कीवी, पलम और खुरमानी की उन्नत किस्मों के पौधे खरीदे हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण इनकी रोपाई नहीं हो पा रही है। मजबूरी में ये पौधे खेतों में लगाने के बजाय मिट्टी के ढेरों में दबाकर रखे गए हैं ताकि कुछ हद तक नमी बनी रहे। नौनी विश्वविद्यालय के अनुसार दिसंबर माह से अब तक करीब 1 लाख से अधिक फलदार पौधों की बिक्री हो चुकी है। बागवानों ने भविष्य की बेहतर आमदनी की उम्मीद में भारी निवेश किया था, लेकिन मौसम की बेरुखी ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बागवानों का कहना है कि यदि बिना नमी के पौधों की रोपाई की गई तो वे सूख जाएंगे और सारा निवेश बेकार हो जाएगा। कई बागवानों ने बताया कि पौधों को लंबे समय तक ऐसे ही दबाकर रखना भी जोखिम भरा है, क्योंकि इससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। बारिश की कमी का सबसे बुरा असर जिले की मुख्य नकदी फसलों पर साफ नजर आ रहा है। मटर और लहसुन की फसलों में नमी न होने के कारण पौधे खराब हो रहे हैं। वहीं गेहूं की फसल, जो इस समय अच्छी ग्रोथ के चरण में होनी चाहिए थी, अब पीली पड़ने लगी है। खेतों में दरारें पड़ गई है और मिट्टी भी पूरी तरह सूख चुकी है। साग सब्जियों का उत्पादन भी तेजी से घट रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो उन्हें भारी घाटे का सामना करना पड़ सकता है। कई किसानों ने बताया कि पहले ही लागत लगातार बढ़ रही है और अब फसल खराब होने का खतरा उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। कृषि विशेषज्ञ के अनुसार आने वाला 1 सप्ताह बेहद अहम है। यदि अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो फसलों को होने वाला नुकसान 50 से 70% तक पहुंच सकता है। किसान और बागवान सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधनों और विशेष सहायता पैकेज की जरूरत रहती है। फिलहाल पूरा जिला बारिश की आस में है और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द ही मौसम मेहरबान हो ताकि खेतों और बगीचों में फिर से हरियाली लौट सके। चंबा में आज बीपीएल सूची से हजारों गरीब परिवारों के नाम काटे जाने के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के मुख्य वक्ता ने कहा कि बीपीएल सूची से नाम कटते ही गरीब परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड समाप्त होते ही आवास योजना, राशन, पेंशन, मुफ्त या रियायती इलाज, छात्रवृत्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अपने आप बंद हो जाती हैं। यह सिर्फ एक सूची से नाम हटाने का मामला नहीं, बल्कि गरीबों से उनकी बुनियादी जरूरतों और जीवन की सुरक्षा ढाल छीनने जैसा कदम है। मुख्य वक्ता ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार एक झटके में गरीबों के जीवन से जुड़े पूरी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अफसरशाही के माध्यम से बीपीएल तय करने का रास्ता चुना गया है, जिससे गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। पंचायतों, ग्राम सभाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति वर्षों से कमजोर बनी हुई है, उनके नाम अचानक बीपीएल सूची से कैसे हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि न किसी अधिकारी ने घर घर जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया और न ही प्रभावित परिवारों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। आवाज दो और सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को, और सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को आवाज दो, आवाज दो, और सुक्खू की सरकार को, दो से सुक्खू की सरकार को।
ये जो धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं और ये धरने प्रदर्शन का जो हमने आयोजन किया है, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता 75 लाख के करीब जो है और चंबा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता हमारी देवतुल्य जनता 1,20,000 जो जनता है हमारी और पूरे जिले की जनता, ये आज लड़ाई उनके हक की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारी मातृशक्ति हमारे साथ आई है। मैं हिमाचल की जनता को और जिला चंबा की भोली भाली जनता को बताना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहा है, आपने एक बात देखी होगी कि संगति का असर बहुत पड़ता है। ये जो राहुल गांधी की संगति इस सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब से पकड़ी है तब से इसका दिमाग खराब हो गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तुगलकी फैसला निकाला है। मैं हिमाचल की 75 लाख जनता से अपील करता हूं कि आप इस फैसले का विरोध करें। मैं जिला चंबा की जनता से अपील करता हूं कि आप इस फैसले का विरोध करें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि हम बीपीएल सूची को जो है शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है आप शुद्धिकरण करें, लेकिन जो आपने कमेटी बनाई है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद है, जिला समिति के सदस्य हैं, उन लोगों को भी आप शामिल करते तो आप जो है दोबारा सर्वे करते, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपने अपनी तानाशाही के वजह से एक तुगलकी फैसला निकाल दिया चंबा विधानसभा क्षेत्र में। और चंबा जो मेला ब्लॉक है, मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से जो हमारा चंबा का मेला ब्लॉक है उसमें क्या हुआ कि मंगला पंचायत, अठलुई पंचायत के पूरी पंचायत में बीपीएल में जो हमारे लोग थे उनका नाम जो है काट दिया। अंबर ऊना क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप के चलते आम लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में लगातार गिरते तापमान ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सर्द हवा शीतलहर के चलते ठंड का असर दिन भर बना हुआ है। सुबह के समय कोहरा इतना घना होता है कि वाहनों की रफ्तार तक थम जाती है। कई स्थानों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ता है, फिर भी हादसों की आशंका बनी रहती है। प्रशासन द्वारा लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की जा रही है। कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों पर देखा जा रहा है। इन दिनों ठंड से बचाव के लिए लोग हीटर का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को भी ठिठुरन झेलनी पड़ रही है। बाजारों में सुबह और शाम के समय रौनक भी कम नजर आ रही है, जबकि दिन चढ़ने के बाद कुछ हलचल देखने को मिलती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिन में ठंड
कोहरा और शीतलहर का असर कई राज्यों सहित अंबर ऊना क्षेत्र में जारी रहने की संभावना है। रात और सुबह के समय घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है। विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुल मिलाकर घने कोहरे और शीतलहर ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जब तक मौसम में सुधार नहीं होता तब तक लोगों को ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। कुल्लू जिले में लावारिस पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और इस मुद्दे से निपटने में प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन तथा पशुपालन विभाग पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर रघुपुर घाटी में लावारिस पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों से नीचे उतर चुके ये पशु खेत खलिहानों और बगीचों में घुसकर रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, मटर, लहसुन को तबाह कर रहे हैं। वहीं सेब के 2 से 5 साल तक के पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। रघुपुर घाटी के फनोटी, करशेई गार्ड और लगोटी पंचायतों में इन पशुओं के कई झुंड देखे जा रहे हैं। अकेले करशेई गार्ड पंचायत के छलाल से देहरू तक लगभग 100 लावारिस पशुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है, जिनमें कई गाय ऐसी है जिनके कानों में पहचान टैग लगे हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये पशु किसी के पाले हुए हैं, जिन्हें गर्मियों में चारागाहों और जोतों पर छोड़ दिया जाता था और अब सर्दियों में वे निचले इलाकों में आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लावारिस पशुओं का आतंक बीते 2 दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है, जिससे किसानों और बागवानों को हर साल लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष जमुना ठाकुर, किसान मीरा देवी, कांता देवी, हीरा देवी, प्रताप सिंह और शिवराज शर्मा का कहना है कि सरकार और संबंधित विभाग गौशालाएं बनाए जाने और इन पशुओं को देखरेख के कई दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई प्रभावी कदम नजर नहीं आता है। ग्रामीणों के मुताबिक खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए किसान रात दिन खेतों की पहरेदारी कर रही है, फिर भी जानवरों द्वारा किए जा रहे नुकसान को रोका नहीं जा रहा। किसानों ने बताया कि हर वर्ष लगभग 10 से 15% फसलें लावारिस पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिसके चलते खेती बाड़ी पर गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल ठोस और सख्त नीति बनाए। साथ ही जिन लोगों के ये पशु है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। किसानों का कहना है कि नवंबर से मार्च तक लावारिस पशुओं का आतंक चरम पर रहता है, जब ये पशु खेतों में खड़ी फसलों और सर्दियों के लिए रखा गया पशु चारा तक खा जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और घाटी में कृषि बागवानी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर शिमला के सीनियर सिटीजन ने गंभीर चिंता जताई है। हमदर्शन से रूबरू बातचीत के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह अपराध के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं हिमाचल पुलिस भी जिम्मेदार है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सीनियर सिटीजन ने कहा कि हाल ही में धर्मशाला में युवती के साथ हुए अत्याचार की घटना शिमला के IGMC अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच सामने आई घटना कानूनी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। ऐसे मामलों से प्रदेश की छवि खराब हो रही है और आम जनता में असुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार और पुलिस की होती है। पुलिस को यह देखना चाहिए कि अपराध कहां और क्यों हो रहे हैं तथा उन पर कड़ा और समय पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर कुछ वर्गों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन और जरूरतमंद लोग लंबे समय से खुले आसमान के नीचे बैठकर सरकार से उम्मीद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में सरकार तुरंत कार्यवाही करते हुए निलंबन और टर्मिनेशन जैसे फैसले ले लेती है, जिससे दोहरा मापदंड दिखाई देता है। बैठे हैं, कितनी बार मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, वो तभी बैठे हैं जब तक कोई डिसाइडिंग फैक्टर सामने नहीं आया है। अब IGMC के केस में लोग घंटों में उसका डिसीजन होता है, घंटों में डिसीजन होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो ऐसा डिसीजन उनका भी हो जाना चाहिए। वो तो अपंग है बेचारे, पहले दृष्टिहीन है, उनको तो पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वो तो बिल्कुल एक तरह से जिसको बोलते हैं आधी लाइफ उनकी वैसी चली गई है बिना नजर से। तो ये एकदम से उसमें उनके पक्ष में जो भी जेन्युइन है सरकार को लगता है उनके पक्ष में हो जाना चाहिए।
देखो, जहां संघर्ष की बात होती है, संघर्ष चलता है, लेकिन वो एक दृष्टिहीन है और उनका इतना लंबा संघर्ष जा रहा है, इसमें तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और कोई भी रास्ता, कितने भी बड़े संघर्ष हुए होंगे, तो उनका कंक्लूजन टेबल टॉक से ही हुआ है। कभी संघर्ष ऐसा नहीं हुआ है, विशेषकर भारतवर्ष में, हमारी शांति प्रिय स्टेट में, कि जी वो सत्ताहीन करके फिर संघर्ष का नतीजा आया हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो सत्ता में है, संघर्ष करने वालों से उनको वार्ता का एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज नैतिक जिम्मेवारी तो सारी सरकार की है, तो लेना चाहिए इन्हें, चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ले। और हम तो पहले ही बोल रहे हैं, अब यहाँ के हम जो सोशल एक्टिविस्ट है, हम तैयार है मध्यस्थता करने के लिए, इनका बात और इनका पक्ष रखने के लिए भी हम तैयार है। सरकार बोले तो हम इस चीज को सुलझा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ये जो घटनाएं हो रही है, इससे हम एक सामाजिक पतन की ओर जा रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सरकार भी है। देयर इज लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है। नंबर 2, इसमें पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। समाज में जनरली हर एक इंसान इन इंसिडेंट्स के लिए खुद जिम्मेवार है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। आज के टाइम में जैसे बच्चियों के साथ और युवा पीढ़ी में नशा चल रहा है, चिट्टा वगैरह, तो ये बहुत गलत बात है। और सबको मालूम है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसमें जरूर कुछ एक ऐसी बात है, लूप होल्स है सरकार के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, या तो इन सब की मिलीभगत है, या तो ये उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी कुछ एक खबरें ऐसी भी मिली है हमारे को कि कुछ एक आला अधिकारी, कुछ एक पॉलिटिशियंस, उनकी क्या बोलते डायरेक्ट संलिप्तता है ड्रग्स और ड्रग पेडलर्स के साथ। तो बात ऐसी है, जहां कानून होना चाहिए, कानून तो मैं सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब हमें कुछ एक एग्जांपल लेना चाहिए कुछ एक और डेमोक्रेटिक कंट्री से, जैसे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जहां इन तस्करों को कड़ी सजा मिलती है और मौत की सजा का भी प्रावधान है। तो सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर बात करनी चाहिए कि भी ये जो तस्करी है, तस्करी का एक किस्म और मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो चिट्टा है, हेरोइन जिसे बोलते हैं, और जो कोकेन है, इन लोगों के हाथ बड़े बड़े आतंकवादी गुटों के साथ हैं। जब तक हम इस चीज को खत्म नहीं करते, चिट्टे को, मनी लॉन्ड्रिंग को और बाकी जो ड्रग्स आते, तब तक हम आतंकवाद को भी देश में काबू नहीं पा सकते। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। प्रदेश में 9 स्थानों पर रात का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जबकि 2 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 के आसपास रहा। राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बीते दिन रोहतांग दर्रा, सोलंग नाला और पांगी घाटी में हुई बर्फबारी के बाद जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप और तेज हो गया है। बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान तेजी से गिरा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लाहौल स्पीति, पांगी और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। मैदानी जिलों की बात करें तो बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि पांवटा साहिब में मध्यम और ऊना में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। कोहरे के कारण सुबह और शाम के समय दृश्यता कम रही, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। वहीं आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी 13 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान है। हालांकि ठंड से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम ही है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर जिलों के कुछ क्षेत्रों में 11 जनवरी तक सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो
येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर 7 और 8 जनवरी को शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शीतलहर का असर नदियों और जल स्रोतों पर भी देखने को मिल रहा है। रावी नदी का जल स्तर घटने से होली क्षेत्र में 2 विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के ताबू में मंगलवार को अधिकतम तापमान भी माइनस में दर्ज हुआ। ताबू में अधिकतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन के भीषण ठंड को दर्शाता है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की पाइप जमने लगी है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे और ठंड के चलते सुबह के समय जनजीवन धीमा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से शीतलहर और कोहरे के दौरान सतर्क रहने, आवश्यक सावधानियां बरतने और यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखने की अपील की है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना शुरू की है। यह योजना मनरेगा से आगे बढ़ते हुए रोजगार को सीधे ग्राम विकास से जोड़ने का कार्य करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि आजादी के बाद से देश में समय समय पर ग्रामीण रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई गई, जिसमें रूरल मैन पावर प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और वर्ष 2005 में शुरू की गई मनरेगा प्रमुख रही। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार तो मिला, लेकिन इसे विकास कार्यों से प्रभावित रूप से नहीं जोड़ा जा सका। नई वीबीजी रामजी योजना में रोजगार की गारंटी के साथ साथ ग्राम विकास की ठोस और योजनाबद्ध रूपरेखा को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन तक की थी। साथ ही रोजगार सृजन को पीएम गति शक्ति से जोड़ते हुए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में यह योजना विशेष रूप से लाभकारी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में हिमाचल के लिए केंद्र राज्य हिस्सेदारी 90.10% रखी गई है, जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। इसके साथ ही योजना को डिजिटल और तकनीक आधारित निगरानी से जोड़ा गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, बहुस्तरीय डिजिटल मॉनिटरिंग और हर 6 माह में नियमित समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और आज के भारत के दृष्टिगत इस योजना का सृजन किया गया है। प्रतिपक्ष ने अपनी दृष्टि से अनेक सवालात उठाए हैं। मैं वीबीजी रामजी योजना के बारे में कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत की आजादी से लेकर आज तक समय समय पर जो भी सरकारें सत्ता में आई, उन्होंने उस समय के अनुकूल सरकारों की क्षमताओं के अनुकूल कुछ योजनाओं का सृजन किया। आजादी से पहले इंग्लिश पीरियड में भी कुछ ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से योजनाएं बनी थी, परंतु जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आजादी के बाद बनी, उसमें रूरल मैन पावर प्रोग्राम आरएमपी 1960-61 में बना। उसके बाद क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट CSRE
1971 में बना। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, ये 1980 में बना। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 में बनी। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम EAS 1993 में बनी। उसके बाद संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना SGRY 2001 में बनी और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFFWP 2004 में बनी और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ये 2005 में इसका सृजन हुआ। तो मनरेगा है, उसमें 100 दिन का रोजगार उसको एक्ट के रूप में बनाया गया, परंतु रोजगार के बारे में तो चिंता की, रोजगार का इम्पैक्ट विकास के साथ नहीं जोड़ा गया। और जो वीबी जी राम जी योजना है, इसको जहां रोजगार का सृजन है उसकी गारंटी है, उसके साथ ग्रामीण विकास को जोड़ा गया और ग्राम विकास का एक प्लान बनेगा। वो प्लान ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और PM गति शक्ति, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए ये PM गति शक्ति के साथ उस गांव का जो विकास का प्लान है वो जुड़ेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये रोजगार का सृजन होगा। यानी विकसित भारत VB, विकसित भारत 2047 में हम देखना चाहते हैं, उस दिशा के अंदर ग्रामीण विकास की यह मूलभूत आवश्यकता के दृष्टिगत इसका सृजन किया है, ग्रामीण विकास के साथ इसको जोड़ करके सृजित किया है। हिमाचल प्रदेश दृष्टिहीन संगठन ने सरकार पर लगातार अनदेखी और केवल आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दृष्टिहीन संघ के वाइस प्रेसिडेंट शशिपाल मेहता ने बताया कि आज सचिवालय में संगठन के जनरल सेक्रेटरी के साथ बातचीत तय थी, लेकिन संबंधित जनरल सेक्रेटरी मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्हें बताया गया कि वे किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए बाहर गए हुए हैं। शशिपाल मेहता ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों और अध्यक्ष का स्पष्ट मत है कि सरकार की ओर से उन्हें केवल मीठी गोलियां दी जा रही है, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन और दिव्यांगों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। दृष्टिहीन संगठन के अध्यक्ष राजेश ने कहा कि संगठन ने सरकार को 11 जनवरी तक का समय दिया है। यह समय इसीलिए दिया गया है क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सोमवार तक सरकार ने उनसे गंभीरता से बातचीत नहीं की तो वह आंदोलन करने के लिए दोबारा मजबूर होंगे। मैं शिशुपाल मेहता, वाइस प्रेसिडेंट BPA। तो आज जो हमारे धरने से संबंधित आप बात कर रहे हैं, ये पिछले लगभग 7-8 दिनों से चल रहा है और ये निरंतर चलता भी रहेगा क्योंकि सरकार जो है वो बहरी हो गई है। ऐसी सर्दी में भी सरकार को ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो सरकार कहती है कि हम जो सड़कों में है, जो सहारा, जिनको सहारे की आवश्यकता है, हम उनको सहारा देंगे, परंतु शायद उन्हें दूर दूर के लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन अपने दरवाजे के सामने जो लोग बैठे हैं ये इनको नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात और कोई हो नहीं सकती हिमाचल प्रदेश जैसे शांत और देवभूमि में। देखिए मैम, हमने जो 5 तारीख को हमने जो स्ट्राइक करी थी यहाँ पे जो चक्का जाम भी हुआ जिसमें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें
हुई प्रशासन की ओर से, जो जिस तरह का अत्याचार किया गया लोगों के साथ, वो भी एक निंदनीय घटना थी। और उसके बाद हम फिर रुक गए, क्योंकि हमें ये कहा गया कि 7 तारीख को आपकी मीटिंग होगी। हमें लगा कि शायद कुछ इसमें आशा की किरण हमारे लिए होगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस अधिकारी से हमें मिलने के लिए कहा गया था या जो मीटिंग होनी थी आज एसीएस वेलफेयर, आज वही दुर्भाग्य की बात है कि वही इस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। और ये हवाला दिया गया कि उन्हें जो है नीति आयोग की बैठक में जाना था दिल्ली। जब उन्हें नीति आयोग की बैठक में दिल्ली जाना था तो ये डेट डिसाइड क्यों की गई भाई? इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों को हल्के में ले रहे हैं। सरकार की ये जो भूल है ये बहुत गंभीर इसके परिणाम होने वाले हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे सरकार जो है हमें हल्के में ले रही है। सरकार ये भूल कर रही है और इसके जो है बाद में जो परिणाम आएंगे उसके लिए फिर सरकार जो खुद जिम्मेवार होगी। क्यों? इसकी वजह मैम सीधी है कि उनको पता है कि वोट बैंक है नहीं है, कोई हमें ज़्यादा कोई फ़ायदा होना नहीं है काम करके। यही स्थिति अगर मैम सामान्य लोगों की होती, आम लोगों की होती, 200 दिन 800 दिन तो क्या ये 8 दिन नहीं बैठे देते उन लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि हमें दोबारा सरकारें बनानी है। इनको पता है कि छोटा सा समाज है, इससे वोट बैंक है नहीं है, इसलिए हल्के में ले रहे हैं। लेकिन इन्हें ये ऐसी भूल कर रहे हैं कि इन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे भले हम 200-250 लोग ही होंगे, लेकिन हमारे साथ 2-2.5 हज़ार फैमिली भी तो होगी हमारी। उनके वोट बैंक अभी इसको जो ये गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ना, इसके अंजाम जो है आने वाले इलेक्शन में इनको देखने को मिलेगा अगर ये स्थिति रही। जो सरकार दिव्यांगजनों को हल्के में दे रही है, सबसे बड़ा कारण तो ये है जी, जो प्रदेश की अभी सरकार आई है ये दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, और इनकी जो अंदर की आत्मा है पूरी तरह से मर चुकी है। वो चाहे शासन प्रशासन की बात है, वो चाहे किसी की बात है। और ये तो हम तो चलो जन्मजात ब्लाइंड है, ये आज के युग में ऐसी सरकार है जो कि आँख होते हुए भी पूरी तरह से 100% नहीं 120% अंधे पूरी का पूरी सरकार। तभी ये हमारी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो इनको जैसे इन्होंने पीछे हमें कहा था कि आपको बैठक दी जाएगी, आज बैठक हुई, लेकिन बैठक जिसके साथ होनी थी वही नहीं थी बैठक में। और जो अधिकारी लोग आए थे, उच्च अधिकारी लोग आए थे, वो भी पूरी तरह की तैयारी करके नहीं आए थे। जी सरकार तो गंभीर हमारे प्रति नहीं है। मैंने जैसे पिछले भाषण में कहा था कि हमें कड़े कदम उठाने होंगे, जैसे आत्मदाह, मरण अनशन, इस तरह के स्टेप हमें उठाने होंगे, तभी सरकार कुछ मानेगी। नहीं तो सरकार हमें बहुत हल्के में ले रही है, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आज हम नोटिस लगा लेंगे, आने वाले सोमवार तक हमें सरकार को टाइम देते कि हमें उस तरह बैठक देती है, वेल एंड गुड, नहीं देती है खुद सरकार देखेगी। जब जनता हमारे सपोर्ट में, मीडिया बंधु हमारे सपोर्ट में, पूरे हिमाचल हमारे सपोर्ट में, लेकिन सरकारी विरोध में सरकार को हम मंगलवार को दिखा लेंगे कि दिव्यांगजन क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सुक्खू जी की तरह नहीं, वो पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। मर्द की जबान की कीमत होती है, छाती चौड़े से किन्नरों की भी हुआ करती है। बाकी हम जो दिव्यांग समाज बताएगा वो मंगलवार को आक्रोश रैली के साथ जन आंदोलन करते हुए बताएगा सरकार को कि दिव्यांगजन क्या है और क्या कर सकती है। बिल्कुल जी, अब हमारी ये रोजगारों के प्रति नहीं रही, ये हमारी आत्मसम्मान भी है, क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी बनती है। उन जिम्मेदारी को हमें भी निभाना है, या हमें अपने बलिदान दे के क्यों न निभानी पड़े। अब हम आक्रोश में आ चुके हैं। एक लाइन में हम यही कहना चाहते हैं, सीएम साहब ना जाने क्यों हमसे रूठा है, सीएम साहब ना जाने क्यों हमसे रूठा है। अरे सीएम साहब दिव्यांगजनों का भला कर दो, क्योंकि अहंकार करने वाले के तो रावण का भी घमंड टूटा है।